बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स में हम पास्ट पेपर देख रहे थे, फाइनल टर्म पेपर जो अभी इसी साल जिस यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में कंडक्ट हुआ, और प्रीवियस हमने इसका एक क्वेश्चन देखा था। और आज हम इसमें सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसके दो पार्ट्स थे पेपर के। पहला पार्ट था इसका जिसमें 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर था, और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्लोज करके यहाँ पे लगाया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है राइट एल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। अब जो पहला इसका पार्ट है वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 2 पे लिखा हुआ है 2+5 मार्क्स डिवीजन। तो ये जो इसके मार्क्स हैं इसको आपने बड़ा केयरफुली देखना है। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस पर उतना ही आप लिखें। ये ना हो कि क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप उसकी डेप्थ में चले जाएं और वहाँ पे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आप हल्का सा उसका कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है जी। 5 नंबर का एल्गोरिदम है, जाहिर बात है आपने वो कोड लिख देना है, एल्गोरिदम लिख देना है। तो सरप्राइजिंगली इट इज़ पॉसिबल टू सॉर्ट और अरेंज अरे आइटम्स विदाउट कंपेयरिंग देम विद ईच अदर। हमने ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखे हैं पहले डिफरेंट, तो उसमें कंपैरिजन किया जाता था। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि आप विदाउट कंपैरिजन भी अरे को सॉर्ट कर लें। देयर आर सम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स दैट परफॉर्म सॉर्टिंग without comparing the elements rather than making certain assumptions about the data they are going to sort। तो वो बड़ी कैलकुलेटेड से assumption के ज़रिए से डाटा को सॉर्ट किया जाता है, लेकिन एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर नहीं किया जाता। The process is known as non-comparison sorting and algorithms are known as the non-comparison based sorting algorithms। These are also known as linear sorting algorithms because they sort in big O n time। Because the sorting algorithm which are comparison based, उनमें से कोई भी बिग O n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व नहीं होता। उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है जी। Non-comparison sorting algorithms include counting sort, which sorts using key value, radix sort, which examines individual bits of keys, and bucket sort, which examines bits of keys। तो ये डिफरेंट आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिनमें ये नॉन कंपैरिजन बेस पे सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को हम लीनियर सॉर्टिंग भी कहते हैं। देयर आर आल्सो नॉन एज लीनियर सॉर्टिंग। किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये बड़े एफिशिएंट टाइम में सॉर्टिंग कर लेता है, बिग ओ एन टाइम में। बाकी जितने भी आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो एन स्क्वायर या एन इंटू लॉग ऑफ एन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो ये जो आपका नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं ये लीनियर सॉर्टिंग भी कहलाते हैं। नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिदम इंक्लूड काउंटिंग सॉर्ट, ये आपको बता दिया, और रेडिक्स सॉर्ट बता दिया, बकेट सॉर्ट बता दिया। सो बेस्ड अपॉन हाउ दे वर्क, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज कंपैरिजन बेस्ड, जैसे क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। नॉन कंपैरिजन बेस्ड जैसे काउंटिंग सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है। As the name suggests, the fundamental difference between a comparison and non-comparison based sorting algorithm is the comparison decision। क्या आपने comparison करना है या कि कोई और मैकेनिज्म यूज़ करना है। तो ये आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आप इसको, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको सिंपली सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं कि कंपैरिजन बेस्ड जो सॉर्टिंग है उसमें अरे के एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, और नॉर्मली उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि जो आपके नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं उनमें डायरेक्टली एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि कोई और मैकेनिज्म के ज़रिए से उसको सॉर्ट किया जाता है।
और इसी वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग ओ एन होती है। फिर बिग ओ एन होने की वजह से इन नॉन कंपैरिजन एल्गोरिदम्स को हम लीनियर एल्गोरिदम भी कहते हैं। ठीक है जी, ओके। इन द फर्स्ट टाइप कंपैरेटर इज रिक्वायर्ड टू कंपेयर नंबर्स और आइटम्स, जो आपका कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। बेसिकली दिस कंपैरेटर डिफाइंस द ऑर्डरिंग लाइक इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, आल्सो नोन एज डिक्शनरी ऑर्डर, टू अरेंज। तो वो जो आपका कंपैरेटर है वो उसको एक ख़ास ऑर्डर में डिवाइड करता है, अरेंज करता है। ऑन द अदर हैंड नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम डोंट यूज कंपैरिजन बट रिलाई ऑन इंटीजर अरिथमेटिक ऑन कीज़। वो कीज़ के ऊपर कुछ जैसे आपका छोटा सा फंक्शन चला के उसके ऊपर कोई अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उसको सॉर्ट कर देते हैं। So why do we need non-comparison based algorithm? Is not comparison based algorithm enough? तो comparison based algorithm तो थे ना, फिर हमें non comparison की ज़रूरत क्यों पड़ी? The performance of the comparison based sorting algorithm shows that bubble sort, selection sort, insertion sort takes around big O n square time to sort an items. ठीक है जी, तो ये तीनों big O n square complexity लेते थे। While heap sort, quick sort and merge sort takes big O and log of n time in the best case and around big O n square in the worst case। तो ये जो हैं ये आपके बिग ओ एन लॉग ऑफ एन बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में एन स्केयर कॉम्प्लेक्सिटी इनकी होती है। ये जो मर्ज सॉर्ट है, जो क्विक सॉर्ट है, जो हीप सॉर्ट है। अब ये आप देखें, ये सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है जी, ये आपकी बबल सॉर्ट, ये इंसर्शन सॉर्ट, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ एन स्केयर है। लेकिन ये जो दो तीन आपके एल्गोरिदम हैं, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, इनका अगर बेस्ट केस आ जाए तो बिग ओ एन लॉग ऑफ एन ये इस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम में अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं, सॉर्टिंग कर देते हैं। और अगर इन केस बेस्ट केस ना हो, कोई अप्रोप्रिएट सिचुएशन ना हो, तो फिर ये बिग ओ एन लॉग ऑफ एन की बजाय बिग ओ एन स्केयर में सॉर्टिंग करते हैं। तो ये मर्ज सॉर्ट जो है ये पहले वाले सॉर्टिंग से वो एफिशिएंट है। तो ये तो आपके जो ट्रेडिशनल थे उनकी बात हो रही है ना। अब आ जाते हैं नॉन कंपैरिजन। तो अब कैन वी डू बेटर देन बिग ओ एन लॉग ऑफ एन यूजिंग द सॉर्टिंग एल्गोरिदम? क्वेश्चन ये है, अब कैन वी सॉर्ट आइटम्स इन बिग ओ एन टाइम यूजिंग दी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स? तो वेल द आंसर इज नो। हम कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम में बिग ओ एन लॉग ऑफ एन से बेटर परफॉर्मेंस नहीं अचीव कर सकते, हम बिग ओ एन में सॉर्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, इट कैन बी प्रूवन दैट एनी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम विल टेक एट लीस्ट बिग ओ एन लॉग ऑफ एन। जितने भी कंपैरिजन बेस्ड हैं उसमें बड़े ही आपके अप्रोप्रिएट हालात होंगे, बेस्ट केस होगा, तो तब भी बिग ओ एन लॉग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है जी, hence you need to non comparison based sorting algorithm that allows you to sort elements in linear time। तो जो नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम है वो आपको लीनियर फैशन में, लीनियर टाइम में आपको अरे सॉर्ट करके दे देता है। अब इसको सिलेक्शन सॉर्ट को अगर हम मुख्तसर देखें तो इसमें ये अरे को दो पार्ट में डिवाइड करता था, और जो आपका अनसॉर्टेड पार्ट था उसमें से जो शॉर्टेस्ट, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसको सिलेक्ट करके उसको उठा के वो सॉर्टेड पार्ट में इंसर्ट, वो सिलेक्ट करके उसमें डालता जाता था। ठीक है जी, ये देखें, ये 1 था स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसको उसने सॉर्टेड पार्ट में जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे शामिल किया, फिर 2 को उसने इधर शामिल कर दिया एंड सो ऑन। तो ये इसका मैकेनिज़्म था। और अगर आप इसका कोड देखें तो ये हमारे पास मेन फंक्शन में ये डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, आई जे एन, एल ओ सी, लोकेशन, टेम्प है, मिन है, ए ऑफ 30, ये अरे है आपकी 30 एलिमेंट्स की, और कहा जा रहा है एंटर द एलिमेंट ऑफ अरेज। ये आपके स्कैन एफ करवा लिया, एलिमेंट्स, अरे के एलिमेंट्स में स्कैन एफ करवाया और उसके बाद एलिमेंट्स प्रिंट करवा दिए अरे के,
एक मैसेज दे दिया और उसके बाद वो स्कैन एफ करवा रहा है जितने आपके टोटल अरे है उसके डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर। अरे आपकी फिल हो जाएगी यहाँ से फॉर लूप के ज़रिए से आई से लेके एन तक, और जो आपने एन की वैल्यू यहाँ पर देनी है वो आपकी अरे का साइज़ है। डेफिनेटली यहाँ पर ए का साइज़ आपने 30 रखा हुआ है, तो एन की वैल्यू भी आप 30 या 30 से कम ही देंगे, 29, 25 या कोई भी। ठीक है जी। जब ये आपकी अरे फिल हो जाएगी उसके बाद ये आपका एक और फॉर लूप लग गया, 0 से स्टार्ट कर रहा है और n-1 तक जा रहा है। n आपका वो अरे का साइज़ है, चूँकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो n-1 तक जाएगा। ठीक है जी। फिर ए ऑफ आई में स्टार्ट के ऊपर शुरू में ए ऑफ आई में जो भी एलिमेंट था उसको आपने मिन में स्टोर करवाया। ठीक है जी। और जो आपका लोकेशन का एक वेरिएबल था उसमें आई स्टोर करवाया, जिसमें आपका आई से मुराद आपका इंडेक्स है, लोकेशन इंडेक्स। और फिर एक नेस्टेड फॉर लूप आपका लग गया। जे एक वेरिएबल है i+1, i+1 से मुराद ये है कि जो करंट लोकेशन होगी ना उससे एक लोकेशन आगे जाएगा। i+1 को जे में स्टोर कर दिया और जे एन तक जाएगा, जे में प्लस प्लस होगा। तो जे में जो आपकी अरे का इंडेक्स होगा उससे अगले इंडेक्स की वैल्यू जे में आ जाएगी और जे भी लेस देन एन उसने जाना है। और यहाँ पे इस नेस्टेड फॉर लूप में कंपैरिजन चलेगा, मिनिमम को कंपेयर किया जाएगा अगर तो मिनिमम ग्रेटर है ए ऑफ जे से, चूँकि जे ने जाना है एन तक। ठीक है। जो भी आपका एलिमेंट होगा स्टार्टिंग एलिमेंट उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट कंपेयर होता जाएगा। जहाँ पर भी मिनिमम की वैल्यू ए ऑफ जे से ग्रेटर मिलेगी, मतलब यह कि मिनिमम से छोटी कोई वैल्यू मिलेगी, वहाँ पर इस मिनिमम के अंदर, मिनिमम वेरिएबल के अंदर ए ऑफ जे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मिनिमम चेंज हो जाएगा। ठीक है। और लोकेशन के अंदर भी पहले आई था, अब ये करंट जे आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये नेस्टेड फॉर लूप ख़त्म होने के बाद फिर टेम्प वेरिएबल के साथ ये स्वैपिंग हो जाएगी। टेम्प में ए ऑफ आई आएगा, ए ऑफ आई में ए ऑफ लॉक लोकेशन आ जाएगी, जो करंट लोकेशन में अगर तो स्वैपिंग हुई होगी, अगर तो स्वैपिंग हुई होगी तो छोटी वैल्यू का लोकेशन यहाँ पे जे की सूरत में उसमें रिसीव हो जाएगी। और उसके बाद जो टेम्प की वैल्यू है वो ए ऑफ लोकेशन पे स्वैपिंग हो गई। ठीक है जी। इस तरह से ये आपका फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप और इफ कंडीशन मिल के आपकी सारी अरे को सॉर्ट आउट कर देंगे। और उसके बाद फिर आपकी जो सॉर्टेड लिस्ट है वो एक और फॉर लूप के ज़रिए से प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 2। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है व्हाट इज हैशिंग, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हैशिंग इन कंप्यूटिंग। तो पहला पार्ट इसका ये है जिसके 3 नंबर हैं। उसके बाद 5 नंबर के लिए वो कह रहा है ड्रॉ द हैश टेबल फॉर, ये कुछ उसने कीज़ दे दी हैं, वैल्यूज़ दे दी हैं, यूजिंग हैश फंक्शन, उसने हैश फंक्शन दे दिया। मॉडुलो 7 उसका आपके हैश टेबल का साइज़ है, m जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है कि सिर्फ इसको टेबल को बनाना नहीं है बल्कि यूज़ एक्सटेंट एंड री हैश अप्रोच इफ़ यू फाइंड एनी कोलिजन, अगर कोलिजन आती है तो उसको आपने री हैश भी करना है या एक्सटेंट को यूज़ करना है। बहरहाल इसका पहला पार्ट हम देखते हैं, हैशिंग। हैशिंग इज़ वन ऑफ द सर्चिंग टेक्निक दैट यूजेस अ कांस्टेंट टाइम। चूँकि सर्चिंग में भी कई एल्गोरिदम वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन ये जो हैशिंग है, हैशिंग हैशिंग के जरिए से सर्चिंग ये कांस्टेंट टाइम में सर्च कर लेता है। टिल नाउ वी रीड द 2 टेक्निक्स फॉर सर्चिंग, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। बाइनरी बेटर था, ठीक है, लेकिन लीनियर सर्च बिग ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था। और जो बाइनरी जो बेटर है वो भी बिग ओ लॉग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी थी। बट जो आपका हैशिंग है वो तो कांस्टेंट टाइम लेता है, बिग ओ 1। In both the searching technique, the searching depends upon the number of elements, but we want the technique that takes a constant time. तो उसके लिए हैशिंग है। ठीक है जी। ओके, टू इम्प्लीमेंट हैशिंग हैश टेबल इज यूज्ड। अगर आप हैशिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हैश टेबल यूज करना पड़ता है।
हैश टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर जिसमें की वैल्यू पेयर्स आप बनाते हैं. A hash table is a data structure that stores some information and the information has basically two main components. एक की है, उसकी वैल्यू होती है. ठीक है जी. ओके अब ये इसको हमने प्रीवियसली भी डिटेल से देखा है, हैशिंग को, हैश टेबल को, और इसको जनरेट करने के हमने डिफरेंट जो है वो मेथड देखे, कोलिजन के हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं. अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हैशिंग अप्लाई होती है. हैशिंग प्रोवाइड्स कांस्टेंट टाइम सर्च, ये तो हमने देख लिया. इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑन एवरेज. दिस इज व्हाई हैशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर. एग्जांपल प्रॉब्लम्स आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट. अगर आपने कोई लिस्ट में से कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालना है, काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइटम्स, कितने कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फाइंडिंग डुप्लीकेट निकालने हैं, या फिर आपने क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन, तो इन सब में हैशिंग यूज़ हो रही होती है. इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस हैं जो कि ये यहाँ पे दी गई हैं. एक डाटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैशिंग हैश टेबल यूज़ होता है. ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि जो हैशिंग है इसका ताल्लुक सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हैशिंग की एप्लीकेशन पूछी गई हैं. एक तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी हैशिंग यूज़ होती है हैश टेबल की सूरत में. उसके अलावा मैसेज डाइजेस्ट, ये आपका क्रिप्टोग्राफी, ये आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मैसेज डाइजेस्ट है. पासवर्ड वेरिफिकेशन आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का टॉपिक है. कंपाइलर ऑपरेशन है, राबिन कार्प एल्गोरिदम है, लिंकिंग फाइल नेम एंड पाथ टुगेदर. ये डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज में जो आपकी हैशिंग है वो इम्प्लीमेंट होती है. ठीक है जी. तो सबसे पहले देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर. डाटा स्ट्रक्चर में हम बाय द वे पहले हैश टेबल पढ़ आए हैं. वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव हैश टेबल बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर. फिर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर भी हैश बेस्ड यूज होते हैं. ठीक है. द बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट अ की वैल्यू पेयर. बेसिक चीज़ वही है कि वो पेयर बनाता है की और वैल्यू का. की बेस पर आपकी वैल्यू कैलकुलेट होती है. where key is supposed to be a unique value, whereas value can be same for different keys. This implementation is seen in unordered set and unordered map in C++. C++ में unordered set और unordered map ये आपकी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है हैशिंग की. ठीक है जी. फिर हैश सेट एंड हैश मैप जावा में ये इम्प्लीमेंटेशन है. डिक्शनरीज पाइथन के अंदर एक आती है इम्प्लीमेंटेशन आपकी हैशिंग बेस्ड. तो ये पहला इसका एप्लीकेशन है. उसके बाद अब जैसा आपके पेपर में ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आप डिटेल में ना भी जाए इनके नाम लिख दें, कोई थोड़ी थोड़ी डिटेल अगर लिख दें कोई 2-2 लाइनों की, तो वो भी आपका बेटर हो जाएगा. मैसेज डाइजेस्ट ये आपको जैसे बताया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है. दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक hash functions. Cryptographic hash functions are the function which produce an output from which reaching the input is close to impossible. ये इस तरह की आपको आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जिससे विदाउट हैशिंग शर्त है. ठीक है जी. इनपुट बनाना, इनपुट गेट करना या एक्चुअल डाटा गेट करना वो तकरीबन इम्पॉसिबल होता है. मैथमेटिकली अगर बात करें तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 0.001%, 0.1 इस तरह से बहुत कम चांसेस होते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैश फंक्शन इज कॉल्ड इररिवर्सिबिलिटी. ठीक है, कि आपका जो एक्चुअल डाटा था उसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज किया गया है कि अब वो इररिवर्सिबल है विदाउट एनी हैशिंग फंक्शन, विदाउट एनी हैश फंक्शन. अगर हैश फंक्शन मिलेगा तब भी आप उसको रिवर्स कर सकते हो, एक्चुअल डाटा आप रिट्रीव कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव टू स्टोर योर फाइल्स ऑन एनी ऑफ द क्लाउड सर्विसेज अवेलेबल. इंटरनेट के ऊपर आपने फाइल्स अगर स्टोर करवानी है, you have to be sure that the files that you store are not tampered by any third party. कोई भी आपकी फाइल को चेंज ना करे. ठीक है,
तो वहां पर आपको हैशिंग टेक्निक यूज करना पड़ती है। तो ये टेम्पर ना हो, चेंज ना हो आपका डाटा, उसके लिए हैशिंग, हैश टेबल वगैरह यूज किए जाते हैं। यू डू इट बाय कंप्यूटिंग हैश ऑफ दैट फाइल यूजिंग अ क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम, जिससे क्या होगा कि उस हैश एल्गोरिदम के बगैर आपकी फाइल को, आपके डाटा को ओरिजिनल फॉर्म उसकी गेट करना बड़ा इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर ओरिजिनल डाटा ही गेट नहीं हुआ तो फिर वो उसको टैंपर करना भी मुश्किल होगा। वन ऑफ द कॉमन क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम इज SHA-256, ये इसकी बेशुमार टेक्निक्स हैं। ठीक है जी। और द हैश दस कंप्यूटेड हैज़ अ मैक्सिमम साइज 32 बाइट्स, तो 32 बाइट का ये आपका जो हैश इसका एल्गोरिदम होता है जो कंप्यूट करता है। सो अ कंप्यूटिंग द हैश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइल विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, you save these hashes on your local machine. Now when you download the file you compute the hash again so that you can get the actual data, you can get your actual file, ताकि वो आपको आपकी एक्चुअल फाइल मिल जाए और वो टेम्पर्ड नहीं हो सकती हैशिंग के जरिए से। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। Then you match it with the previous hash computed, therefore you know whether your file were tampered or not. अगर तो वो hash match कर गया तो आपकी फाइल tampered नहीं हुई। If anybody tamper with the file, the hash value of the file will definitely change. Tampering the file without changing the hash is nearly impossible. चूंकि उस चेंज करने वाले बंदे के पास वो हैश नहीं है तो वो आपकी फाइल को टैंपर भी नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटी इससे अचीव हो जाती है। ये दूसरा इसका एप्लीकेशन थी। उसके बाद आया पासवर्ड वेरिफिकेशन। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन पासवर्ड वेरिफिकेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जांपल। व्हेन यू यूज एनी ऑनलाइन वेबसाइट विच रिक्वायर्स अ यूजर लॉगिन, you enter your email and password to the authenticate that the account you are trying to use belong to you. तो आपका पासवर्ड वो वेरीफाई होता है यूजिंग हैशिंग, और जिससे पता ये चलता है कि आपका अकाउंट आपसे ही बिलोंग करता है कि नहीं, यानी कि आप ही उसके ऑनर हैं। ठीक है, और इसमें मैकेनिज्म ये है कि आपका जब पासवर्ड सर्वर में सेव होता है ना डाटाबेस में, तो वो एक हैशिंग टेक्निक के जरिए से एक्चुअल पासवर्ड की बजाय चेंज्ड फॉर्म डाटाबेस में सेव होती है। ठीक है, MD5, MD4, MD6 डिफरेंट वो हैशिंग टेक्निक्स हैं। और जब आप दोबारा पासवर्ड लगाते हो लॉगिन करने के लिए, फिर दोबारा वही टेक्निक यूज करते हुए जो डाटाबेस में सेव पासवर्ड है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, जब फर्स्ट टाइम आपने साइन अप किया होगा उस वक्त आपने पासवर्ड एंटर किया होगा। ठीक है, ये पासवर्ड डाटाबेस में सेव होने से पहले इसके ऊपर आप कोई भी जो आपके हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं MD5 या 4 या 6, उनके ज़रिए से आप इसको सिक्योर करके डाटाबेस में सेव कर देते हो। जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते वक्त आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, अगेन आपका पासवर्ड वो हैशिंग होती है इस टेक्निक से। ठीक है, MD5 भी लगा लो, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को फिर डाटाबेस में सेव पासवर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, मैच किया जाता है। अगर तो सेम होंगे तो इट मीन्स के यू आर द ऑनर ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो ये भी पासवर्ड वेरिफिकेशन भी एक एप्लीकेशन है। व्हेन द पासवर्ड इज एंटर्ड, अ हैश ऑफ पासवर्ड इज कंप्यूटेड विच इज देन सेंड टू द सर्वर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द पासवर्ड, फिर वो मैच करता है। ठीक है जी, द पासवर्ड स्टोर्ड ऑन द सर्वर आर एक्चुअली कंप्यूटेड हैश वैल्यूज ऑफ द ओरिजिनल पासवर्ड, वो भी हैश्ड हुआ होता है। ठीक है जी, दिस इज डन टू एंश्योर दैट व्हेन द पासवर्ड इज सेंट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर नो स्निफिंग इज देयर, कोई और बंदा उस पासवर्ड को स्निफ ना कर ले, उसको चोरी ना कर ले, उसको गेट ना कर ले। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है कंपाइलर ऑपरेशन। तो ये जो पासवर्ड वेरिफिकेशन थी ये भी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। कंपाइलर ऑपरेशन एक तीसरा एप्लीकेशन है। द कीवर्ड्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग, तीसरी की बजाय ये चौथी है, पहली वो हमने एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देखी थी। फोर्थ एप्लीकेशन, द कीवर्ड्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्रोसेस्ड डिफरेंटली देन अदर आइडेंटिफायर्स। तो जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं वो किसी और तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। द डिफरेंशिएट बिटवीन द कीवर्ड्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ एल्स, फॉर, रिटर्न
and other identifiers, and to successfully compile the program, the compiler stores all these keywords in a set which is implemented using a hash table. इन तमाम को हैश टेबल के ज़रिए से स्टोर किया जाता है ताकि वो इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली उनको यूज़ किया जा सके, उनको एक्सेस किया जा सके. बहरहाल कंपाइलर ऑपरेशन को अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए भी हैशिंग यूज़ होती है. इट मीन्स के प्रोग्रामिंग सिनेरियो में ही एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती है हैशिंग, जैसे C++ का उसने बता दिया, ठीक है, जावा का बता दिया, पाइथन का बता दिया, और फिर कंपाइलर ऑपरेशन के लिए भी हैशिंग यूज़ हो रही होती है. उसके बाद एक और आपकी एप्लीकेशन है राबिन कार्प एल्गोरिदम. राबिन कार्प एल्गोरिदम क्या जी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग इज द राबिन कार्प. दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम which uses hashing to find any one set of pattern in a string. किसी भी स्ट्रिंग में कोई खास पैटर्न, कोई करेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए राबिन कार्प एल्गोरिदम यूज किया जाता है, जो कि हैशिंग को यूज करते हुए सर्चिंग करता है. ठीक है जी. अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस एल्गोरिदम इज डिटेक्टिंग प्लेजियरिज्म. प्लेजियरिज्म एकेडमिक्स में, रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना है, जिसको यूज़ करते हुए जो भी आपकी यूनिक पब्लिकेशंस हैं, आपके रिसर्च है, आपकी थीसिस है, ठीक है, आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें प्लेजरिज्म चेक की जाती है कि क्या ये डॉक्यूमेंट इनको रिसर्चर ने, स्टूडेंट ने खुद प्रोड्यूस किया है, खुद लिखा है, या आके कहीं से कॉपी पेस्ट किया है. तो वो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए भी, स्ट्रिंग मैचिंग के लिए भी राबिन कार्प एल्गोरिदम के बैकएंड पे हैशिंग ही यूज़ हो रही होती है. ठीक है, तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी. इसके अलावा एक और फाइनल वन है, लिंकिंग फाइल नेम एंड पाथ टुगेदर व्हेन मूविंग थ्रू फाइल्स इन आवर लोकल सिस्टम वी ऑब्जर्व टू वेरी क्रूशियल कंपोनेंट. एक है फाइल नेम और एक है फाइल पाथ. दोनों को ज्वाइन करवाने के लिए भी आपकी हैशिंग यूज़ हो रही होती है. इन ऑर्डर टू स्टोर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन फाइल नेम एंड फाइल पाथ, द सिस्टम यूजेस द मैप विच इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ हैश टेबल. और हैश टेबल में भी आपको पता है की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, एक फाइल नेम है और एक फाइल पाथ है. ठीक है, हर फाइल का आपको पता है कि फाइल पाथ होता है. ये मैंने स्लाइड्स जो बनाई हुई हैं, ये भी हार्ड डिस्क पे किसी ख़ास जगह पे स्टोर्ड हैं. इस फाइल के नाम के साथ उसका फाइल का पाथ भी एसोसिएटेड है कि वो किस ड्राइव में, किस फोल्डर में, किस सब फोल्डर में सेव है. तो ये इसकी एप्लीकेशन है, 6th गालिबन बनती है. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है. और इसका सेकंड पार्ट आ जाता है ड्रॉ द हैश टेबल. तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देख लेंगे. टेक केयर. अल्लाह.